नमस्कार। जरा सोचिए, क्या होगा उस व्यक्ति की मनस्थिति जो 16 साल तक एक मुकदमे को लड़के जीतता है, डिग्री पाता है और उसके बाद अगले 14 साल तक वो उस मुकदमे को उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करा पाता। ऐसा ही कुछ सिचुएशन रहा होगा कि 1872 में, ये आज से 139 और ऑलमोस्ट 150 साल पहले, जब प्रिवी काउंसिल ने अपने एक केस में, जिसका नाम था जनरल मैनेजर महाराजा ऑफ दरभंगा वर्सेस महाराजा कुंवर रामपत सिंह, उसमें ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति की असली मुश्किल शुरू होती है जब उसके हाथ में डिग्री होता है। आज के बड़े फैसले में हम आपको ऐसे ही एक केस का जिक्र करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही एक अपनी वेदना दिखाई। मूलेंद्र गांधी 1986 में अपनी पत्नी बेबी गांधी और बेटे जितेंद्र गांधी के फेवर में ज़मीन खरीदते हैं जिसमें 2 सेल डीड बनता है। उनको पोजीशन वो नहीं देता है, जो सेलर है वो पोजीशन नहीं देता है, इसलिए उस पोजीशन के लिए उसको लिखते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं। बाद में सेलर की मदर 1991 में एक मुकदमा डालती है जिसमें वो मांग करती है कि सेलर ने जो 2 सेल डीड एग्जीक्यूट किया है गांधीज़ के फेवर में, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया। इसके बाद मूलेंद्र गांधी एक कोर्ट में मुकदमा डालते हैं और पोजीशन की मांग करते हैं, सूट फॉर पोजीशन फाइल करते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केसेस जो सेलर होता है वो उस प्रॉपर्टीज़ को आगे बेच देता है। फिर जो सब्सिक्वेंट सेलर होता है वो भी मुकदमा कर देता है और इस तरह से बहुत सारे मुकदमे हो जाते हैं जिसको कि एक साथ क्लब करके बेंगलोर में ये मुकदमा चलाया जाता है। और अल्टीमेटली 2006 में जो सेलर और उस सब्सिक्वेंट सेलर के द्वारा और उसकी मदर के द्वारा जो मुकदमा दायर किया था सभी को डिसमिस किया जाता है और मूलेंद्र गांधी ने जो सूट फॉर पोजीशन फाइल किया था, कब्जे के लिए जो मुकदमा दायर किया था, उसकी डिग्री हो जाती है 2006 में। उसके बाद वो एग्जीक्यूशन में जाता है। इस बीच सेलर जो है वो उसके अपील में हाई कोर्ट जाता है दोनों सूट को लेकर, जिसमें जो सूट उसका डिसमिस हो गया था वो भी, और जो सूट उसके अगेंस्ट और मूलेंद्र गांधी का सूट उसका पोजीशन का जो डिग्री हो गया था उसके खिलाफ भी वो अपील में जाता है। वो सारी अपील डिसमिस हो जाती है। बट उसके बाद वो कई तरीके से ऑब्जेक्शंस फाइल करता रहता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में और इस तरह से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चलते रहती है। अंत में 2010 में कई एप्लीकेशंस के खिलाफ हाई कोर्ट जाता है सेलर, तो उन सब को हाई कोर्ट क्लब करती है और डिसमिस करती है, 5 लाख रुपए का कॉस्ट लगाती है और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को डायरेक्ट करती है कि 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूशन को डिग्री को एग्जीक्यूट करें। इस केस को लेकर, इन सब केसेस को लेकर फिर वो सेलर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम है, ये काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया और वो पाया कि एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग में जो डिले होता है इसको टेकल करने का और के गाइडलाइंस भी इशू की। इस केस का नाम है राहुल शाह वर्सेस जितेंद्र कुमार गांधी एंड अदर्स और केस नंबर है सिविल अपील नंबर 1662 ऑफ 2021। ये 3 जजेस के बेंच हैं, चीफ जस्टिस बोबदे, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस रविंदर भट्ट। ये तीनों इस केस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं जिसमें कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में बहुत लंबा डिले होता है, उसको टेकल करने के तरीके ढूंढते हैं और कई गाइडलाइंस इशू करते हैं। ये कुछ सुझाव भी देते हैं। इनका सुझाव ये होता है कि जब भी कोई पोजीशन का मुकदमा हो तो कोर्ट को इशू फ्रेम करने से पहले कमिश्नर जहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट है या ये डिस्प्यूट में है कि पोजीशन की क्या स्थिति है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो एक कमिश्नर अपॉइंट करना चाहिए और इन सब चीज़ों को लिटिगेशन जो सूट के दौरान ही इन सब चीज़ों का इनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए ताकि एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं है।
दूसरा सुझाव जो कोर्ट ने ये दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि जब भी इस तरह का मुद्दा हो तो एक पब्लिक नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसमें कि अगर कोई और पार्टी, कोई थर्ड पार्टी भी अपना क्लेम करना चाहती है तो वो उस पब्लिक नोटिस के ज़रिए पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कल होकर एग्जीक्यूशन में इस तरह की कोई भी चीज़ें इंटरटेन नहीं की जाएंगी। अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट दिखता है तो कोर्ट को उस प्रॉपर्टी पे नोटिस एफिक्स कर देना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, ताकि अगर कोई बाद में उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर दावा करे या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को लेकर दावा करे तो वो उसी स्टेज पर टेकल हो जाए। इवन की कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट को अपने साइट पे उस प्रॉपर्टी की डिटेल और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल देनी चाहिए, जिससे पब्लिक एट लार्ज को पता चल जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम को अगर शुरू में हैंडल कर लिया गया तो कोर्ट को एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाए जो कि एग्जीक्यूशन में के प्रोसेस को छोटा करने में सहूलियत होगी। अपने पारा नंबर जजमेंट के पारा 42 में कोर्ट ने कहा कि जितने भी कोर्ट हैं इंडिया में वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, और इसके लिए कोर्ट ने अपने आर्टिकल 141, 142 और 145 का सहारा लिया। ये आपको बता दूं कि 141 में जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉ लेट डाउन करती है वो सारे कोर्ट पे बाइंडिंग होता है। आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। एंड आर्टिकल 145 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, जो जस्टिस डिस्पेंसेशन के लिए ज़रूरी है, वो अपने लिए भी बना सकती है, अपने सबऑर्डिनेट और जितने इंडिया में कोर्ट्स हैं उसके लिए भी बना सकती है। तो अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कोर्ट हैं उनको क्या डायरेक्शन दिया सूट और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से लेकर, और कहा अपने पारा 42 में कि ये मैंडेटरीली फॉलो होगा जितने भी कोर्ट हैं उनके द्वारा। सबसे पहली बात कोर्ट ने कही कि सूट फॉर पोजीशन के केस में कोर्ट को ये चाहिए कि वो ऑर्डर 10 के तहत पार्टीज़ को एग्जामिन करें, और ऑर्डर 11 रूल 14 के तहत पार्टी को ये डायरेक्ट करे कि वो ऑन ओथ डिक्लेयर करें सूट प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को लेकर। दूसरी बात कोर्ट ने कही कि जहाँ भी ऐसा कन्फ्यूज़न हो तो कोर्ट को कमिश्नर अपॉइंट करना चाहिए और प्रॉपर्टी का एक्चुअल कंडीशन और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन पता करना चाहिए, जिससे कि एग्जीक्यूशन में दिक्कत ना आए। तीसरा कोर्ट ने ये कहा कि जब वो ऑर्डर 10 के तहत एग्जामिन करे या ऑर्डर 11 के तहत इंफॉर्मेशन सीख करे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑन ओथ पार्टीज से, तो उसमें अगर ज़रूरी लगे तो उसी स्टेज पर वो अपने जो ज़रूरी पार्टीज़ और हों उनको ऐड करे अपनी इस मुकदमे में, जिससे कि फ्यूचर में फिर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट लेकर ना आए। इसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट को ऑर्डर 40, ऑर्डर 40 रूल 1 के तहत कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए, जिससे कि कोर्ट उस प्रॉपर्टी की कस्टडी कोर्ट रिसीवर के पास हो जहां ज़रूरी हो ये, और जिससे कि बाद में एग्जीक्यूशन में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, उसने कहा कि प्रॉपर्टी केस में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। तो मुकदमा में डिक्री पास करने के पहले कोर्ट हर एक तरह से इंश्योर कर ले कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर वो डिक्री पास हो रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये कोर्ट को डिक्री पास करने के पहले ही इंश्योर कर लेना चाहिए। छठा पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मनी सूट को लेकर कोर्ट ने कहा कि मनी सूट में एग्जीक्यूशन इमीडिएट होना चाहिए। कोर्ट को इनवेरिएबली ऑर्डर 21 रूल 11 का सहारा लेकर इमीडिएट एग्जीक्यूशन की बात करी कोर्ट ने, जिसमें कि ओरल एप्लीकेशन पे भी एग्जीक्यूशन इमीडिएट करनी चाहिए। दूसरा, मनी सूट के केस में कोर्ट ने कहा कि जहाँ भी कोर्ट को डिक्री पास करने वाले कोर्ट को ये लगता है कि
वो पैसा इंश्योर करने में दिक्कत है, तो कोर्ट जब केस चल रहा है उसी समय सिक्योरिटी ले ले मनी सूट में डिफेंडेंट से, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। आठवां पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जब भी एग्जीक्यूशन के दौरान, जब भी जो सेक्शन 47 और ऑर्डर 21 के को फॉलो करने के दौरान जब भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आता है तो उसको मैकेनिकली उसमें नोटिस नहीं इशू करना चाहिए कोर्ट को, और अपने लेवल पे ही पहले उसे हैंडल करना चाहिए। हर एक, जो कोर्ट कहना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट, कि हर एक केस में जब थर्ड पार्टी कोई एग्जीक्यूशन के दौरान एप्लीकेशन लगता है थर्ड पार्टी का, तो उसमें नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लेवल पे कोर्ट उसको डिसाइड कर सकती है। नौवां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया, वो ये कहा गया कि जब भी एग्जीक्यूशन में एविडेंस जो लेने की बात होती है और इश्यूज डिसाइड करने की, वो बहुत ही रेयर केस में होना चाहिए। एविडेंस लेने का प्रोसेस और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट डिसाइड करने का प्रोसेस जो होता है वो बहुत रेयर केस में होना चाहिए, और एक्सपेडिशियसली, और अगर जहाँ ज़रूरी भी है वो एक्सपेडिशियसली करना चाहिए, चाहे वो वीडियोग्राफी के द्वारा या फ़ोटो के द्वारा या एफिडेविट के द्वारा। इन चीज़ों का सहारा लेकर ही डिसाइड कर देना चाहिए उस इशू को। 10वां पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि इस तरह से एग्जीक्यूशन में डिले को रोकने के लिए जो ज़रूरी है कि जब भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन है उसमें कंपनसेटरी कॉस्ट डालें कोर्ट सेक्शन 35A की मदद से, जिससे कि जो फ्रीविलेस एप्लीकेशंस हैं वो कोर्ट में नहीं आए। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो भी एग्जीक्यूशन का, जब भी एग्जीक्यूशन हो रहा है तो सेक्शन 60 के तहत जो प्रोविज़न दिया हुआ है कि ऐसी जगह से और ऐसी व्यक्ति से जो जजमेंट डेटर का ट्रस्टी है या उसके बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी रखे हुए है, तो इस सेक्शन 60 का बड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, जिससे कि रिकवरी हो सके डिक्री के को सेटिस्फाई करने के लिए किसी प्रॉपर्टी से जो ट्रस्ट के तौर पे दूसरे के पास है या दूसरी जजमेंट डेटर के बिहाफ पे दूसरे लोगों ने रखा हुआ। 12वें पॉइंट में कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि कोई भी एग्जीक्यूशन पिटीशन 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। 13वें पॉइंट में कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ जरूरी हो पहले से ही कोर्ट सिचुएशन को देखकर पुलिस प्रोटेक्शन में एग्जीक्यूट करने की बात की, जहाँ ज़रूरी हो ताकि जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर हो उसको दिक्कत नहीं आए, वो इमीडिएट पुलिस प्रोटेक्शन के में जाए और कोर्ट की डिग्री एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा जो 14th पॉइंट कोर्ट ने वो भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जितने भी जुडिशियल एकेडमी हैं वो प्रॉपर मैनुअल प्रिपेयर करें और इंश्योर करें कि अपने स्टाफ का, कोर्ट स्टाफ का या जजेस का प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके, जिससे कि उसका वारंट को एग्जीक्यूट कर सकें डिग्री से रिलेटेड, चाहे वो अटैचमेंट की बात हो या और उनके और किसी ड्यूटीज़ की बात हो। तो ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिए, जो ये हर एक हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया है कि वो अपने सेक्शन आर्टिकल 227 के तहत जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए और 112 ऑफ CPC में जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए प्रॉपर रूल्स बनाएं, गाइडलाइंस बनाएं, जो उनके डिस्पोजल पे है उन चीज़ों का सहारा लें और एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग्स को एक्सपेडाइट करें। तो आज के बड़ा फैसला में देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से अपनी वेदना दिखाई, जहाँ पे एक आदमी डिग्री लेने के बाद 14 साल से कोशिश कर रहा है और वो अपनी डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, दूसरी पार्टी एक के बाद दूसरा एप्लीकेशन लगा के फिर उसकी अपील में जाकर फिर SLP में जाकर कैसे समय खराब किया और उस डिग्री को फ्रस्ट्रेट किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके पास कोई विचार है या आपके मन में जो भी विचार आ रहा है इस वीडियो को सुनने के बाद, या आपके पास इस तरह से रिलेटेड जो भी इशू इन्वॉल्व है, वो आप प्लीज़ शेयर करें कमेंट सेक्शन में जाकर, मैं आपका जवाब दूंगा। और अगर आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।